Hello guys, welcome to the series of lectures Physics class 11 and 12. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। आज के भी क्लास में हम लोग कुछ टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि पर्पसफुली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें उससे क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आइए पहले एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को स्टडी कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन was done for two charges. दो चार्ज के लिए कि एक चार्ज यहां था, एक चार्ज यहां था, एक को हम लोग Q1 बोल देते हैं, एक को हम लोग Q2 बोल देते हैं। तो इस Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस यदि R है तो F का वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे कूलम्ब्स लॉ से। अब यदि सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज अवेलेबल है तो क्या होगा? दो चार्ज के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन जब सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा? तो जब दो से ज्यादा चार्ज की हम लोग बात करते हैं तो उसी को जिस प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग समझते हैं या हम लोगों ने जो नाम दिया है उसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस। ये इस चीज को बताता है कि जब सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, इसको इस तरह से समझिए कि लेट्स कंसीडर दैट इन अ सिस्टम n number of charges are present। किस तरीके से है? मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 so on Qn। एक सिस्टम है, बहुत सारे चार्ज अवेलेबल है और एक चार्ज है यहां पर Q। तो जब सिर्फ Q1 और Q2 की बात करेंगे तो वह इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं इसको F1। जब Q2 अगर रहता, कुछ नहीं रहता, सिर्फ Q2 रहता तो Q2 इस पे इस तरीके से फोर्स लगाता, इसको बोल देते हैं F2। अगर कोई चार्ज नहीं रहता, सिर्फ Q3 और Q रहता तो इस तरीके से लगता है F3। अगर Q4 की बात करेंगे तो इस तरीके से F4 लगेगा, इसी तरीके से F5 F6 F7 जितने भी चार्ज हैं। तो लास्ट में यदि Qn की बात करें तो Qn का फोर्स जो है वो Fn इस तरीके से लगेगा।
तो अगर बहुत सारा चार्ज है सिस्टम में, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वह इस तरीके से फोर्स लगाता है कि बाकी चार्ज सिस्टम में है ही नहीं। तो आप इंडिविजुअल चार्ज का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे Q1 का Q के साथ, Q2 का फिर Q के साथ, Q3 का फिर Q के साथ। जितने चार्जेज हैं और जिस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाना है, उस पॉइंट चार्ज पे कॉम्बिनेशन वाइज आप फोर्स ले लीजिए, सारे फोर्स का नाम दे दीजिए, और जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब एफ नेट की यदि हम बात करें तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, यही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहलाता है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट इन अ सिस्टम एन नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, force on the charge by n number of charges is the vector sum of all the forces applied by the individual charge, the system, इसको भी याद रखिएगा, behaves in such a way that each combination of two charges does not affect the existence of any other charges. ये क्या लिखा हुआ आराम से पढ़ता है कि फोर्स ऑन द चार्ज बाय एन नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड जितने भी फोर्स हैं, ये जो भी फोर्स काम कर रहे हैं, सारे फोर्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक वेक्टर सम है। क्या कि जब द सिस्टम बिहेव्स इन सच अ वे दैट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज, कोई भी कॉम्बिनेशन की टू चार्ज ले लीजिए, तो यह किसी भी दूसरे चार्ज के एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं करता है। मतलब इंडिविजुअली आप फोर्स निकाल करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। आइए देखते हैं इसमें कुछ सवाल बना करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल काम करता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तब तक तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोलता है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फर्स्ट चार्ज 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, सेकेंड 20, थर्ड 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। बोला जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं एक, यहाँ पे पहला 10 सेंटीमीटर फर्स्ट चार्ज रखा होगा, ये दूसरा चार्ज होगा जी, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा,
ये चौथा होगा। इसी तरीके से जाकर के ये 10वीं चार्ज हर एक 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ लिखा हुआ। तो बोलता है कि ओरिजिन पे एक चार्ज है 1 कूलम का। यहां आपको Q1 दिया हुआ है, यहाँ Q2 भी दिया हुआ है, Q3 भी दिया हुआ है, Q4 भी दिया हुआ है। इसी तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलता है कि 1 कूलम का चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, उस पे फोर्स कितना होगा। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को हम लोग यूज करेंगे। क्या बोलता है कि इंडिविजुअल चार्ज के कारण आप फोर्स निकाल लीजिए और सारे का वेक्टर सम कर दीजिए। तो चूंकि ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हर एक चार्ज इस चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये F1 होगा Q1 के द्वारा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये F2 होगा जो इसी डायरेक्शन में लगाएगा। ये F3 होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो लास्ट में F10 होगा जो कि इस तरीके का फोर्स लगाएगा। तो जो नेट फोर्स F हो जाएगा वो F कितना हो जाएगा, F नेट की यदि बात करेंगे तो F1 प्लस F2 सारा सम हो जाएगा ये, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सिंपल है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो टोटल जो फोर्स होगा वो इन सारे फोर्स का सिंपल एक सम होगा। तो अब एक एक फोर्स का वैल्यू आप निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल है। तो देखते हैं F1 कितना होगा। F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 1 × 10⁻⁻²। और Q2 मतलब ये चार्ज कितना है 1 कूलम का ही है, बाई R²। R कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर। F2 कितना होगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁻²। Q2 तो 1 ही है जो फिक्स है यहाँ पे, भाई R²। R कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 20 मतलब 0.2 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से F3 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 × 10⁻⁻² × 1/0.3 का स्क्वायर। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट चार्ज जो F10 मिलेगा वो कितना का होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1000 × 10⁻⁻² × 1 ये कितना होगा जी 100 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। यही होगा। अब इन सारे का आप सम कर दीजिए। तो कैसे कीजिएगा सम, सिंपल है। आप इसको जरा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर इसी पे हम लिखेंगे, बोर्ड पे जगह नहीं बच रहा है तो हम आगे इसी को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। क्या हो जाएगा नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 × 10⁻⁻² × 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 8 × 10⁻⁻² × 1/0.2 का स्क्वायर प्लस 27 × 10⁻⁻² ×
बाई 0.3 का स्क्वायर, ये मीटर में है, प्लस सो ऑन जब कर देंगे आप, ये लास्ट में क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 10 टू द पावर -2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, इसको लिखते हैं वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -2 को हम बाहर कर लिए, तो क्या बच गया 1 बाई 0.1 का स्क्वायर, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर -2, 100 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 2 बाई 4, 2 का स्क्वायर, प्लस 27 इंटू 10 टू द पावर -2 तो हम लोग वापस कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, सत्ताईस 10 टू द पावर 2 बाई 9, प्लस इसी तरीके से 64 10 टू द पावर 2 बाई 16, प्लस सो ऑन, ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर 1000। अब ये कितना हो जाएगा जी 3, देखिए 4, इसी तरीके से यहाँ 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 9 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 को हम बाहर कर लेंगे, और तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस फिर 8, 9 टर्म में 9 और 10 टर्म में क्या आएगा इसका कैलकुलेशन हम लोग किए हैं तो 10 -2 था, तो सबको आप ऐड कर दीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 2, और कितना हो जाएगा ये सब एपी में है n/2 2a प्लस n-1 d, तो कितना आ जाएगा 55, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से नोट कीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसको पॉइंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं यहाँ से, अब अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 4.9 इस तरीके से बना सकते। तो मतलब क्या है उसको वो समझने का कोशिश करना है। मतलब यही है कि जब एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया हुआ रहेगा
तो एक चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकाल लेंगे, दूसरे चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकाल लेंगे, तीसरे चार्ज पार्टिकल से, चौथे चार्ज पार्टिकल से, और इस तरीके से सारे चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकाल करके उसका हम लोग क्या कर देंगे, एक वेक्टर सम कर, क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम। अगला देखते हैं प्रॉब्लम और सुपरपोजिशन पे क्या आता है। सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर है, यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पे 2Q चार्ज रखा हुआ है। तो इसके सेंटर पे अगर एक स्मॉल चार्ज Q है तो इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है निकालने के लिए। तो क्या करना है, एक तो सिंपल सा है कि आप चारों फोर्स निकालिए और चारों फोर्स निकालने के बाद उस सबका एक वेक्टर सम कर दीजिए। कैसे निकालिएगा आप लोग समझ के होंगे। देखिए ये है, ये डायगोनल है, ये Q इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो। और ये 2Q क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अब देखिए क्या है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यही है फिगर है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, उस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां से इस चार्ज के कारण ये कितना फोर्स लगाएगा जी, ये इस पे लगाएगा 1/4πε0 2Q इंटू Q बाई, इसको R मान लेते हैं, इसका एक लेंथ ले लेते हैं ये। तो ऑब्वियसली ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, √2a/2, √2a/2 का स्क्वायर। ये 2Q का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस पे कितना लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, कितना लगाएगा, तो 1/4πε0 Q इंटू Q बाई √2a/2 का स्क्वायर। तो अगर इस पे नेट फोर्स की हम बात करेंगे, ये अगर मेरा F1 होता, ये मेरा अगर F1 होता और ये मेरा F2 होता, तो नेट फोर्स क्या होता है, F1 माइनस F2। और जब F1 माइनस F2 की हम बात करेंगे, ये क्या होगा, दिस माइनस दिस। ये कितना हो जाएगा, जो बाहर आ रहा बाहर कर लीजिए, 2Q बाहर आ जाएगा, 4πε0, यहाँ क्या बचेगा, 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/2a² माइनस Q बाहर कर लिया है, 4/2a²। ये कितना हो गया जी, Q 4πε0 बाहर कर लीजिए, 4/2a²।
स्क्वायर। यहाँ से कितना बच जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ से 2 कितना हो गया ये 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ए स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप इस फोर्स के बारे में देखेंगे तो इस लाइन पे फोर्स आएगा, ये Q इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये 2Q इसको इस डायरेक्शन में करेगा, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब जो मेरा फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए कि यही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये F है ये F है, F का वैल्यू कितना है जी 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, बाइसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री पे आएगा। तो दो फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे काम कर रहा है, तो वेक्टर सम से आप F निकालिए। F बराबर क्या होता है, इसको F1 मान लेते हैं अगर, तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो cos 90 डिग्री दिएगा, F बराबर क्या होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, क्या हो जाएगा p रूट 2। तो यहाँ से F का तो नेट फोर्स F जो यहाँ लगेगा, F बराबर क्या हो जाएगा 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू रूट 2 न्यूटन। यही फोर्स बन लगेगा इस पे। सिंपल सा चीज है, क्या किया हम लोग कि दोनों फोर्स का, सारे फोर्स का एक वेक्टर सम किया, पहले इसको लिए। अब जो मेरा दो फोर्स आया वो सिंपल ये फोर्स आया, क्योंकि इधर वाला फोर्स का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायगोनल पे जो फोर्स काम कर रहा है इसका वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक स्प्रिंग है और ये टाइट है, जिसपे मास जो है वो m इक्वल टू 10 kg का है, ये रखा हुआ। इससे एक 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज स्टैटिक है जो Q है, Q का वैल्यू ले लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ले लेते हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्वियस एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे यदि मास लगा देंगे तो स्प्रिंग टाइट रहेगा। क्वेश्चन पूछता है कि एक चार्ज Q यहाँ पे हम कितना रखें कि यह स्प्रिंग जो है वह लूज हो जाए। ये लूज कब होगा जी, कोई स्प्रिंग सपोज कि यहाँ से स्प्रिंग से कुछ लटक रहा है, यहाँ पर हैंग कर रहा है, स्प्रिंग लूज कब होगा, जब आप जो हैंग कर रहा है उसको ऊपर उठाते हैं। जैसे वो ऊपर उठेगा कोई, मतलब ये मास अगर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, जस्ट मूव ऊपर की तरफ करे, यह स्प्रिंग लूजली बाउंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज मुझे रखना पड़ेगा, और उस पॉजिटिव चार्ज का फोर्स कितना होना चाहिए। तो यदि m की बात करें तो इस पे एक फोर्स तो mg लगेगा नीचे में,
तो जितना mg लग रहा है ऊपर में उतना भी यदि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE का लग जाए या एक FE का लग जाए तो ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। यही ऑब्जेक्ट है। तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली इक्वेशन ये आना चाहिए कि FE इक्वल्स टू mg। तो FE कितना होना चाहिए, देखिए चार्ज आपको दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। Q2 आपको निकालना है तो आप इसको Q लिख दीजिए। R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर, और इसको बराबर होना चाहिए mg। नहीं कितना हो जाएगा देखिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू Q इक्वल टू 10 9.8। कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 दिस कैंसिल इंटू 2Q इक्वल टू 9.8 इंटू 10, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आप जितने सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू कुछ आएगा। इसको आप Q इक्वल टू लिख सकते हैं 9.8 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये कूलम आ जाएगा। इस तरीके से ये फोर्स हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम काम कर सकता है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन बता रहा था कि एक मास है जो स्प्रिंग से को टाइट किया हुआ है फुली, एक चार्ज है जो कि 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है जस्ट इसके नीचे। अब यदि हम कितना चार्ज इस पे रख दें कि यह लूज हो जाए, तो लूज होने के लिए डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि mg जितना नीचे से उसको टाइट किया हुआ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करना चाहिए। सिंपल से इक्वेशन पे हम लोग इसको बैठा दिए F इक्वल टू mg और कैलकुलेट कर देंगे। अब ये कैलकुलेट कर दिया 9.8 बाई 18 कितना आता है, जितना आएगा उतना ही पूरा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड लर्निंग such kinds of things. We shall be doing some more problems on this topic, but before going to that, in the next lecture we shall be discussing something about distribution of charges, how charge can be distributed on the surface, either it is linear or means your surface area. If we talk about surface area, if we talk about the volume, what is the distribution, if it is solid sphere, if it is a disc, if it is a rod, non-conducting rod, non-conducting solid sphere sheet, how we can distribute the charge with it. Thank you very much. If you all are enjoying this lecture, please subscribe. Thank you very much.